सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के उस फैसले की जो कि पोर्ट्स को लेकर रिफॉर्म्स के हवाले से सामने आया है। मुआशी तरक्की के लिए ये कहा जा रहा है कि जो पोर्ट्स हैं उनकी इस्लाहात की जाएंगी। मुआशी तरक्की के लिए पोर्ट चार्जेस में कमी और कारोबारी बरादरी को रिलीफ देने पर जोर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने बंदरगाहों पर बड़े मतरूका कार्गो की शफाफ नीलामी और अलग यार्ड्स बनाने की हिदायत दी हैं। कार्गो के डिवेल टाइम को कम करने के लिए इदारों के बाहमी ताउन को नागुज़ीर करार दिया गया है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि बंदरगाहों पर इब्तदाई टेस्टिंग लैब्स, गैर ज़रूरी टेस्ट के खात्मे और ड्रेजिंग तेज़ करने का फ़ैसला हुआ है ताकि बड़े जहाज़ लंगर अंदाज हो सकें। रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाकर बड़े जहाज़ों की आमद का रास्ता हमवार करने का भी इंदिया दिया गया है। अब ये जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं ये कितने रियलिस्टिक हैं और इसके रिजल्ट्स, इसके आउटकम क्या निकल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ इकोनॉमी एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। वेलकम करते हैं दोनों को प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो टारगेट्स हैं कार्गो ड्वेल टाइम कम करना, पोर्ट चार्जेस में कुछ कमी करने के हवाले से, ये कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि मेन ऑपरेशनल बॉटलनेक्स बेसिकली हैं क्या? देखिए, जो बीमारी की तशख़ीस है वो तो मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त कर दी गई। इसमें बंदरगाहों का और तिजारत का एक वो चोली दामन का साथ है। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनमें बंदरगाहों की इम्प्रूवमेंट के नतीजे में उन ममालिक की जो मईशतें हैं, जो उनकी इकॉनमीज़ हैं, वो बड़ी तेज़ी से उन्होंने तरक्की की। सिंगापुर एक ऐसी एग्जांपल है, उन्होंने बंदरगाहों में बड़ा काम किया, तिजारत बढ़ी। UAE इटसेल्फ हमारे नज़दीक है, उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसी तरह साउथ कोरिया ने ऐसा काम किया। तो तशख़ीस जो है वो तो वज़ीर आज़म साहब ने मेरे ख्याल में कि बिल्कुल दुरुस्त कर दी है कि बंदरगाहें, तिजारत, और उस वक्त तक तिजारत नहीं बढ़ती जब तक बंदरगाहें नहीं बढ़ती, और तिजारत जो है वो एक बुनियाद बन सकती है किसी भी मईशत की तरक्की की। दो चीज़ें हैं बंदरगाहों के हवाले से, चार्जेस और टाइम, आपने भी इसका जिक्र किया। पाकिस्तान की बंदरगाहों में चार्जेस जो हैं वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में लगता है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान की बंदरगाहों का हाल बड़ा बुरा है और उसके नीचे में आपने देखा कि पाकिस्तान की तिजारत का हाल भी बहुत बुरा है। तो तशख़ीस तो मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त कर दी है। अब मामला रह जाता है इलाज का। अब क्या इलाज कर पाएंगे? एक पैगाम तो बड़ा क्लियर जाता है कि शायद यहाँ पे सियासी नीयत तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप सोचिए कि जिस तरह हदायत जारी की गई हैं, जारी की जाती हैं, उन हदायत में कोई डेडलाइन नहीं होती। जो मैंने अभी हदायत दी है, जो इस्लाहाती कदम उठाना है, उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए कि जी ये मैंने कहा है, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत दे दी है, इसकी डेडलाइन क्या होगी। अमूमन मैंने देखा है कि वज़ीर आज़म साहब की जो हदायत आती हैं उनमें डेडलाइन नहीं होती, उनमें कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं होते कि आप इशारिये क्या इस्तेमाल करेंगे कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। तो तशख़ीस दुरुस्त हो गई है। मेरा ख्याल है कि हदायत के अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। मेरा ख्याल है कि शायद इलाज जो है उसके ऊपर भी फोकस नहीं किया जा रहा, अभी सिर्फ तशख़ीस के ऊपर फोकस। बिल्कुल ठीक। और इत्तेशाम साहब, चलें अगर हम ये बात करें कि जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वैसे तो इन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी होती कि ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या मामलात हों, लेकिन चलें अगर अब उनकी इंस्ट्रक्शंस या रिफॉर्म्स के हवाले से जो चीज़ें उन्होंने बात की हैं उसी की अगर हम बात कर लें, ड्रेजिंग के हवाले से, पोर्ट एक्सपेंशन के हवाले से, इम्प्रूव्ड रेल कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, इससे आप समझते हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और ये जो कह रहे हैं कि लार्जर शिप्स हैं उनको हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये जो अहदाफ सेट किए गए हैं ये इन चीज़ों से हो पाएंगे? मसाइल यही हैं बेसिकली। देखिए, आई एम ग्लैड यू चोज दिस टॉपिक। नॉर्मली तो हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें बहुत कम डिस्कशन में आती हैं। देखिए, बात यह है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं अमेरिका और चाइना का आज कंपैरिजन किया जा रहा है कि क्या वजह है कि 15-20 साल तक अमेरिका वालों को पता ही नहीं चला कि चाइना ने कितना चुप करके, खामोशी से छुपा के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर लिया कि आज अमेरिका में ये बहस हो रही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिके कर गया है, हम तो
इकोनॉमिक कंपटीशन में आ ही नहीं सकते और 2050 में शायद हम बिल्कुल पीछे रह जाएंगे और एक दुनिया की वाइड इकोनॉमिक सुपर पावर जो है ना वो बल्कि 2030 के बाद बन जाएगा चाइना, और 2050 में कहा जा रहा है कि एक मिलिट्री पावर बन जाएगा बड़ी। देखिए हमारे कॉन्टेक्स्ट में अभी अगर स्पोर्ट्स का ले लिया जाए तो जिस तरह जिक्र किया गया, डॉक्टर साहब ने भी बात की, आपने अपने इंटरव्यू में बात की, अभी मसला क्या है? देखिए ना, सवाल तो ये ना कि एक तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, फिर उसके बाद ये है कि जी क्या वजह है कि हम ये जो ड्यूसनी टाइम का कॉस्ट जो है ना कम नहीं होता है, टाइम वक्त पे वैसल नहीं आती। और दूसरा ये सवाल गवादर से शुरू है हम ना, वहाँ पे ड्रेजिंग इतनी ख़राब हो चुकी है, वहाँ पे कहा जा रहा है पिछले 4 सालों में सिल्ट इतनी ज़्यादा मट्टी भर गई है कि वो बड़े जहाज़ आ ही नहीं सकते वहाँ। और ये कहा गया था कि जी इतनी दुनिया की एशिया की एक तकरीबन बड़ी बंदरगाहों में से एक है और बड़ा कारोबार होगा, वहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ आएंगे। कुछ तो पॉलिटिकल हालात की वजह से नहीं आ रहे, इंटरनेशनल हालात की वजह से नहीं आ रहे, और फिर मुझे कहने में यार नहीं है अमेरिका और चाइना की राइवलरी के हवाले से नहीं आ रहे। चाइना कहता है कि जी गवादर पोर्ट हमें दे दें, हम यहाँ इसको अपना नेवल बेस बनाएंगे। अमेरिकी कहते हैं द डे यू गिव इट टू द चाइनी विल बॉम्ब इट। तो वो एक अपनी बहस अपनी जगह पे, हमारी मुश्किलात अपनी जगह है, बड़ी ताकतों में फंस के हम भी रह जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो किया जा सकता है, ये 3 पोर्ट्स जिनके जिक्र हो रहा है, आप देख लें, कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, गवादर पोर्ट है, इनमें जिस तरीके से डिले आते हैं, जो मुश्किलात इस हवाले से आ रही है हमें, और कोई इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है और जो नहीं हो पा रही, अगर इसको ठीक कर लिया जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा ये कि ये भी खबरें हैं कि अब नई 3 डीप सी पोर्ट जो है ना उनकी भी पे काम हो रहा है और 3 हफ्तों का टाइम, 3 माह का टाइम दिया गया है कमेटी को कि वो फिजिबिलिटी बना के दें। अब सवाल ये कि जो बातें तो हो जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कल मीटिंग में कह तो दिया है, अब सवाल है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ये पूछेंगे किसी से महीने बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, हाँ जी एक मीटिंग हुई थी, वहाँ फैसला हुआ था कि किस तरीके से हमने इन पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है, इनको वायबल बनाना है, बेहतर तरीके से इनकी सर्विसेज लेनी है, तो फिर पता चलेगा कि हुकूमत का कितना इंटरेस्ट है। और फिर उस दूसरी बात है, हम स्टेटस को के मारे लोग हैं, चाहे सियासत हो चाहे इकोनॉमी। सर, ब्लू इकोनॉमी के हवाले से मुझे याद है पिछले दिसंबर में बात हुई थी, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को जब लॉन्च करने जा रहे थे, और अब ये जो दिसंबर आया उस पूरे साल में मैंने और आपने प्रोग्राम्स करके देखे हैं इकोनॉमी पर, उसमें थ्रू आउट उड़ान पाकिस्तान का कभी जिक्र नहीं आया। इस दिसंबर में आके उड़ान पाकिस्तान को कहा गया कि उस पर काम को तेज़ कर दिया जाए। सो यहाँ से हमें इम्प्लीमेंटेशन के मामला तो नज़र आ रहे हैं। सो चले, हमने तो प्रोग्राम करना है, ये जो सारे इश्यूज़ इनको तो डिस्कस करना है, अगर ये हो जाता है तो क्या फ़वाइद है उस पर हम बात करें। जी देखिए, हम ना जिस तरीके से इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और जितना काम आसान हो जाएगा, वक्त पे जहाज़ आएंगे और वक्त पे यहाँ से जहाज़ जाया करेंगे, और फिर इसमें कस्टम हुकाम की जो इन्वॉल्वमेंट है वो जिस तरह कहा जाता है तंग करते हैं, और शिपमेंट के हवाले से जो परेशानी है, और फिर ये बात आती है कि जी हमारे जो सामान बेचा जाता है उसमें कितने % चीज़ें ठीक होती हैं, कितनी नहीं होती, वो अलग बहस है। लेकिन सवाल है कि टाइमली एफिशिएंट एक सिस्टम अगर बना दिया जाता है, अब तो कहा जा रहा है कि एक मॉडर्न कार्गो सिस्टम बनाने की बात हो रही है, उसकी हैंडलिंग कैसे होगी, ग्रीन एनर्जी कैसे इसमें आएगी, और ये कि किस तरीके से डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे बेहतर होगा। तो मेरा ख्याल है ये अगर कर लिया जाता है बातों से हट के तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अभी देखें सारी दुनिया इस मामले में काम करती है, अपनी पोर्ट्स को डेवलप करती है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा जहाज़ आएँ, ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हों, ज़्यादा से इम्पोर्ट्स हों, ताकि ओवरऑल आपकी इकोनॉमी स्टिमुलेट करे और इक़्तिसादी मामलात में आप आगे जा सकें। अब देखना यही है कि हुकूमत की तरजीहात में ये है या एक चंद दिनों के बाद ये फिर डाई डाउन कर जाएगी और फिर वही मॉल मेला स्टेटस को जिस तरह चीज़ें चल रही वैसे चलती रहेगी। ये एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते हैं जो अभी ये रिफॉर्म्स की बातें हुई हैं इस मीटिंग में, इसमें जो जिन मेजर्स की खास तौर पे बातें हो रही हैं, लाइक अगर हम कहें कि पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम की बात हो, ई बिडिंग हो, जो अबेंडेंड कार्गोज़ हैं उनके हवाले से, या फिर ये जो ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, ये आप समझते हैं डिलेज़ को और जो करप्शन का मामला है इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर ये हो जाए? देखिए, बुनियादी नुक्ता ये है कि तकरीर के नतीजे में तो बंदरगाहों के हालात जो है वो बेहतर होने वाले नहीं। मामला कोऑर्डिनेशन की नाकामियों का है, और असल मामला है कि कमांड कौन कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसका जवाब। अगर ये काम नहीं होगा, अगर इस हदायत पे अमल नहीं होगा, अगर ये डेडलाइन पूरी नहीं होगी, तो फिर अकाउंटेबल कौन? कमांड किसने की? कमांड का एक संगीन शदीद किस्म का फुकदान नज़र आता है। देखिए, इस इरादे के ऊपर कोई नतीजा निकलने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, डेडलाइंस का जैसे मैंने जिक्र किया, और फिर वो कहते हैं कि वो टेस्ट ऑफ द पुडिंग है, डिलीवरी होती है या नहीं होती।
अब अगर आपने तकरीर कर दी और आपने बीमारी की तशखीस भी सामने रख दी, लेकिन आज से 6 महीने के बाद ना चार्जेस कम हुए और ना टाइम जो है वो बंदरगाह में कम लगा, तो फिर वो अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ पे कमेंट कीजिएगा कि जो क्रिटिक्स हैं मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमतों की तरजीहात जो है ना वो ठीक नहीं है, और तो तरजीहात अपनी इकॉनमी को बेहतर करना होता है। वो कहते हैं कि ये भी सियासत की नज़र हो जाता है और पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आती सियासतदानों की या हुकूमतों की कि मुल्क की इक़्तिसादी हालत को ठीक करें। आपको क्या लगता है कि इस हवाले से कोई अवेयरनेस है, हुकूमत वाकई सोच रही है, सिर्फ एक SIFC का ही रोल रह गया है कि वही चीज़ें ज़ोर दे के ठीक करवाए? एहतशाम साहब, सीरियसली मुझे 65 साल हो गए इस मुल्क, और एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है जिसमें मैंने 65 साल गुजारे। इसको आप अगर इजाज़त दें तो मैं नया पाकिस्तान कह दूँ। बहुत बुनियादी तब्दीली सामने आई। एक तो ये कि सेंट्रलाइज पावर हो गई, और दूसरा ये कि जुडिशरी कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर कर दी गई। अब देखना है कि ओनली टाइम विल टेल कि ये जो पावर जो है जो सेंट्रलाइज हो गई है, इस पावर की सिमत क्या जाती। जी एहतशाम साहब, देखिए हम ना मेरा ख्याल है इस पर पोर्ट अथॉरिटी से रेगुलर बातचीत करना और मीटिंग रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके लोगों का रेगुलरली बैठना, कराची में जाके बैठना या यहाँ बुला के उनसे मीटिंग करना। खाली मीटिंग नहीं है कि जी ठीक है TADA ले लिया, आप खाने पीने की बातें होंगी, उसके बाद घर चले गए। अकाउंटेबिलिटी दिखाई जाए, बाकायदा जो टास्क फाइनेंस मिनिस्टर का आज का ही स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आज ये कह रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है बिल्कुल स्टेबल और उसी राउट पे हम हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी मजीद आगे बेहतरीन की जाने बढ़ रहे हैं। जी जी, इकोनॉमी बातों से तो स्टेबल नहीं होगी, इसके लिए वक्त लगेगा, इसके लिए अपनी तरजीहात को आपको बेहतर करनी होगी। और ये जो सब जगहों पे लोग बात हो रही है कि आप किसी को जो टास्क देते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पूछते नहीं भी क्यों, क्या वजह है, इतने अरसे के बाद भी ये कुछ काम नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है इस तरह जब तक नहीं करेंगे, अब देखें ना ये इस्लामाबाद पिंडी में या बाकी जगहों पर रोड्स बनाने में और फिर ओवरहेड बनाने के लिए और इस तरह करने के लिए टाइम दिया जाता है कि जी इतने पीरियड में करें आप, वो इतना दबाव होता है, पैसे भी लगाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। यही दबाव मेरा ख्याल है जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट का हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे हो, जो कंसर्न अदारे हैं पोर्ट से मुतल्लिक, उनके साथ हों, पोर्ट्स एंड शिपिंग हो, कस्टम वाले बैठे हों कि जी किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने बेहतर करना है, किस तरीके से अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आपने बेहतर बनाना है थ्रू पोर्ट्स। तो मेरा ख्याल अगर कंसिस्टेंट बुनियादों पे कंटिन्यूटी रखी जाए, मीटिंग रखी जाए, सवालात दिए जाएँ, जवाब मांगे जाएँ, तो हम ना कोई वजह नहीं, दुनिया ने इसी तरक्की की है। हमारे यहाँ एक मीटिंग होती है, उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है, भूल जाते हैं। मुझे इसी तरह याद है बाहर डेलीगेशनों के साथ हम जाते हैं, जब जाया करते थे ज़्यादा तो ये होता था जी अब फॉलो अप विजिट होंगे, वो फॉलो अप विजिट होते ही नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें तय हो जाती थी इकनॉमिक फ्रंट पे हमने ये करना है। उसकी वजह यही कि तरजीहात हुकूमतों की नहीं होती, तरजीहात है सियासत। चलें, आप सही कह रहे हैं, सियासी स्टेबिलिटी के हवाले से भी अब हम आगे मामला बढ़ते हुए देखेंगे, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी या नहीं आएगी। आप साथ ही रहिए एहतशाम साहब, इस पर आपसे तज्ज़िया और ख़बर दोनों लेते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। हमने देखा कि 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी आ गया है और सियासत में नए मिसाक की गूंज सुनाई देने लगी है। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में होने वाले इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा है कि वो शफाफ इंतखाबात, नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और आइनी बालादस्ती पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। महमूद खान अचकज़ई ने 1973 के आइन की बहाली को मुज़ाकरात की बुनियाद करार दिया है। अहम पेशरफ्त यह है कि बानी PTI से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी भी ले ली गई है। ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं नाज़रीन के सियासी बहरान से निकलने के लिए मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया जा रहा है, अब सवाल ये कि जो ये नई शर्तें हैं, इसके साथ ये जो मिसाक जमहूरियत है, इस पर क्या मामला आगे बढ़ पाएंगे। एहतशाम साहब से खबर और तज्ज़िया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, ये जो नए सेट ऑफ डिमांड्स हमने देखे हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस है, न्यू इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, और इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि जी 1973 के आइन की बहाली के हवाले से बात की जा रही है, तो फिर ना ही समझें, क्योंकि ये आपको लगता है कि इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगी दूसरी साइड इन चीज़ों पर? देखिए, हम ना कहते हैं सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। थोड़े दिन पहले तक तो बिल्कुल ये सूरत हाल थी, पर पहले भी एक दफ़ा डिस्कशन में ये चीज़ आई थी कि ये बातचीत का नहीं कामयाब हो सकती, बहुत सारी मुश्किलात हैं दोनों तरफ से।
डॉब्स और हॉक्स बैठे हुए हैं और हार्डलाइनर हैं, नतीजतन ये बातें नहीं हो सकती। अब ये हुआ कैसे हुआ है? 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र की, बातचीत की, उसके बाद फ़ौरन जो हार्डलाइनर थे उनकी तरफ से जवाब आया पीटीआई के कि जी आपके तो हाथ में कुछ है नहीं है, आप तो डमी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्म 47 के हैं, फलाना ढिमाका है, क्या आपसे बात होगी? और ये कि जी असल ताकत तो इस्टेब्लिशमेंट की, उनसे बात करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपने देखा कि इसमें दोनों तरफ से बयानात के आना शुरू हो गया कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। आप पीटीआई के साथ साथ फिर हुकूमती सतह पर भी लोगों ने सख्त बयानात देने शुरू कर दिए। ख्वाजा आसिफ, ये राना सनाउल्लाह वगैरह ने भी बयानात दिए। अब मामला जो ख़बर है ना, बड़ी ख़बर है कि 2 फ्रंट पे बातचीत का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। एक तो है कि फवाद चौधरी साहब ने मुलाकात की है स्पीकर रियाज सादिक से और उन्होंने उनको कहा है कि जी आप इस तरह करें कि आपने जो पहले एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई हुई थी उसको रिवाइव करें, और हम चाहते हैं कि आप जो पुराने पीटीआई के लोग हैं जिनको कहा जाता है निकाले लोग हैं, जिनमें इमरान इस्माइल भी हैं और उसके बाद महमूद मौलवी भी, फवाद चौधरी भी, और साथ अब असद उमर और शफकत महमूद भी शामिल हो गए हैं, इनको लेके हमारी आप किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करवाएं और उसके बाद मामलात को आगे लेके चलें। तो इस पे कहा जा रहा है, ख़बर ये है कि याज सादिक साहब ने कहा है कि मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो जाए। एक ये फ्रंट है, और दूसरा फ्रंट आमना ये है कि आपने देखा कि जिस तरीके से 3 दिन पहले जब ये बातचीत का मामला हुआ तो अलीमा बीबी का बड़ा सख्त बयान आया था। उन्होंने कहा था कि बानी पीटीआई ने कहा है कि किसी सूरत में हम बात नहीं करेंगे और जो बात करेंगे वो गद्दार होंगे, इतना सख्त बयान था। फिर आपने इसी तनाज़र में आपने देखा कि एक तरफ जो एक दिन में 2 बयानात आए वो वक़ास अकरम शेख साहब के हैं। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जी सवाल ही नहीं पैदा, हुकूमत से बात हो सकती है, लेकिन बाद में आपने देखा कि जिस तरीके से 2 रोज़ा अपोजिशन कॉन्फ्रेंस के बाद फिर मुलाकात हुई अचकज़ई के साथ पीटीआई के कुछ लोगों की, जिसमें असद कैसर भी थे, बाकी लोग थे, और ये तय किया गया कि ठीक है। और आप सबसे पहले मुस्तफ़ा खोकर जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की कमेटी में हैं, उन्होंने कहा कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो एक सिग्नल दिया गया बातचीत करेंगे। अमना अच्छी बात है कि किसी ब्रेक थ्रू की तवक्को तो इस तरह की जा सकती है कि दोनों तरफ से कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशन बातचीत होगी, एक तो ये बात है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट खबर है महमूद खान अचकज़ई साहब, ये जो 3-4 जो चीज़ें मैंने साहब के साथ जी जो 3-4 चीज़ें मैंने सामने रखी हैं, ये तो अलाइन नहीं करती, ये तो कंडीशंस नहीं है क्या कि ये इन मामलात पर बातचीत हो सकती है, एक जेनेरिक और ये अलाइन नहीं करती है कहीं ना कहीं बानी पीटीआई के नज़रिए से। जी देखिए एक और बात होती है, लेकिन जब आप कहें कि जी बानी पीटीआई को रहा करवाएं तो बात बनेगी, और यही बात कि जी आप कोट लखपत के जो असीर हैं उनको रहा करें, जिसके लिए फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि पैरोल पे उनको रहा कर दिया जाए, एक जिसको कहते हैं वे फॉरवर्ड बनेगा, शुरुआत हो सकती है। लेकिन हमने ये इंतखाबात कराना, फिर इलेक्शन कराना, इलेक्शन कमिश्नर का ठीक हो जाना, ये होना, ये तो होती रहती हैं बातें। असल बात यह है कि ये अब ये कहा जाता है कि 2 ख़वातीन हैं जो इस मामले को, लोग कहते हैं ना बैठ के बातें होती हैं कि ये तो जिस तरह लड़ाई इतनी आगे जा चुकी है ये वापस कैसे आएगी। अब इत्तलात यही है कि जी 2 ख़वातीन जो हैं वो कहते हैं अलीमा बीबी या बुशरा बीबी, ये अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं तो शायद कहते हैं कि कोई पोलिटिकल सेटलमेंट हो सकता है। अब जो बातें हुई हैं वो जो अलीमा बीबी ने खबर ये है कि अचकज़ई साहब को जाके बताया कि ठीक है, मुझे भाई ने इमरान खान ने बताया कि जी आप उन्हें कहें ठीक है आप बातचीत करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अब यही बात है, पहले तो था कि जी बातें नहीं करनी चाहिए, होगी तो यहाँ तक कहा गया कि जी आईने तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बात करेगी, इसका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसमें तब्दीली आई है। अब जो करने वाली बात है जो आप पूछ रहे हैं हमना, वो कहते हैं जो यार्डस्टिक, जो पैमाना बनाया अचकज़ई साहब की तरफ से कि जी किस तरह आइन को सुप्रीम डिक्लेयर किया जाएगा, पार्लियामेंट की बालादस्ती कैसे होगी, सियासत में जो आपके क्या कहते हैं असीर लोग हैं सियासी, उनको कैसे रहा किया जाएगा, ये साथ साथ बातें चलेंगी। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब ये अगर बातचीत होती है तो अचकज़ई साहब का कहना यह है कि फिर मैं ख़ुद जेल में जाऊंगा और मैं जाके मैं अंडरटेकिंग लूँगा अंडरटेकिंग इमरान खान साहब के कि जो जिन नुकात में मैं बात करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, आप पूरी तरह इसके साथ खड़े होंगे, और मैं अगर कुछ अचीव करने में कामयाब हो जाता हूँ तो फिर आप भागेंगे नहीं, जिस तरह पहले आप छोड़ के चले गए थे। और मौलाना फजल रहमान को भी गिला है और आपकी पार्टी के अपने लोगों को गिला है कि हम बातचीत का दरवाज़ा खोलते हैं, जिसमें बैरिस्टर साहब भी हैं और इस तरह से आप देख लें कि अली ज़फ़र भी हैं, कुछ और लोग भी हैं। तो हमने अब बात यह है कि अब ये बातचीत तो हो सकती है, होगी। अब सवाल ये है 2 चीज़ें, एक तो कोर्ट मार्डर कॉन्फ्रेंस में जो एक मैसेज आया फील्ड मार्शल की तरफ से कि जी सियासत को सामने रख के अगर आप कोई चाहेगा कि हमने इस्तेकाम को नुकसान पहुँचाना है और मुल्की मामलात और ख़ास तौर पे केपी के गवर्नमेंट के हवाले से इंडायरेक्टली बात की गई, अगर वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़
हमारे साथ नहीं खड़ी होती तो मुश्किलात पैदा होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो लग रहा है कि बातचीत तो होगी। अच्छी बात है आमना कि अनकंडीशनल बातचीत होगी नहीं, लेकिन इस पे अच्छी बात तो है, लेकिन आपके समझते हैं आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कोई पॉजिटिव ब्रेक थ्रू नियर फ्यूचर में आपको दिखाई दे रहा है? आमना देखिए, कहते हैं ना कि वो सियासत में दरवाज़ा आप कभी भी बंद नहीं करते, और आप उम्मीद, वैसे तो हम सारे सिनिक लोग हैं, ख़ास तौर पे साफ़ियों को कहा जाता है कि नाउमीदी फैलाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते, लेकिन हमारा देखें ना, हम ना जो ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये बता रहे हैं कि सियासी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन इसका नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना। ये अदम इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम और इक़्तिसादी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है ना कि आप हारमनी पैदा हो, और ये है कि ये जो रोज़ रोज़ की लड़ाई है और दर्जा हरारत सियासी जो है इसको नीचे लाया जाए। इसमें तो हुकूमत भी इंटरेस्टेड होगी, तो ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ भी यही है कि मामलात को बेहतर करना चाहिए। एक मैसेज ऑफ वननेस तो जाए, इख्तलाफात भले आपके दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान, पीपल्स PTI हुकूमत के दरमियान हो, लेकिन वो कहते हैं कि अब काम चलता हो तो नज़र आना चाहिए ना। तो मेरा ख्याल है अब इसमें जो कैच है नामना वही है कि जो गुफ्तगू अलीमा बीवी की हुई है अचकज़ई साहब के साथ, अचकज़ई साहब जिस बुनियाद पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। एकदम तो आमना कुछ भी नहीं होने लगा, आप कहेंगे 1, 2 मीटिंग, 4 मीटिंग में ये कंसिस्टेंट बुनियादों पे बातचीत होगी, और इसमें थोड़ा सा जो PTI के लोग ख़ुद कहते हैं कि इसमें PTI की क़यादत को हौसला दिखाना होगा। ये नहीं कि 2 मुलाकातों 3 मुलाकातों के बाद एबंडन करते हैं, हम नहीं करते, ये नहीं करते, इस हुकूमत से बात नहीं करती, हमारा मैंडेट चोरी किया, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। तो मेरा ख्याल है इसके लिए सस्टेन बुनियादों पे, कंसिस्टेंट बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें मुस्तफ़ा खोकर और जिस तरीके अचकज़ई साहब चाह रहे हैं मामलात को बेहतर किया जाए, और कराची में जो मुलाकात हुई थी आपने देखा गवर्नर सिंध से अपनी मौलाना फजल रहमान की भी, वहाँ से भी सिग्नल इस तरह अच्छे आए हैं कि मौलाना फजल रहमान भी एक अपना रोल प्ले करना चाहते हैं कि ये सियासी दुश्मनी और ये सियासी लड़ाई इस हद तक ना जाए जिसका मुल्क को नुकसान हो। तो मेरा ख्याल है आमना सेंस प्रिवेल करनी चाहिए दोनों तरफ। हुकूमत को जो कुछ किया, मतलब ये जो बात की जा रही है मुझे इसमें वज़न लगता है। ये जो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जी जो लोग कोर्ट लखनत में बंद हैं उनको पैरोल पर रिहा कर दिया जाए, पैरोल पर रिहा करने का मतलब है ये बातचीत का हिस्सा बनेंगे। दूसरी तरफ दूसरी कमेटी में तो फवाद चौधरी ने कहा है या सादिक साहब वाली कमेटी के साथ बातचीत होती है तो उसको मौका ज़रूर देना चाहिए, इससे पहले कि स्पॉयलर बीच में आ जाएं, चाहे गवर्नमेंट साइड से आएँ चाहे PTI, उनको आने का मौका नहीं देना चाहिए। और मुल्क के वसीतर मफाद की बात हम सारा दिन करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि ये सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हो, ख़त्म हो, ताकि ये कोई ना कोई बीच का रास्ता निकले, जिसमें ये भी हो सकता है कि अर्ली इलेक्शन की बात हो सकती है, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो सकती है कि वो दोनों की मुशावरत से इन शर्तों को माना भी जा सकता है। आप देखते हैं कि इस पे क्या PTI के अपोजिशन के तावन से बना दिया तो सूरत बेहतरी की तरफ जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपके तज्जिए का। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। 2010 के तैयारा हादसे में मुआवजे की जंग लड़ने वाले लवाहिकीन को उम्मीद हो गई है कि वो इंसाफ हासिल कर लेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद की ज़िलाई अदालत से 15 साल के तवील इंतज़ार, आंसू, अदालती चक्कर और टूटते हौसलों के लिए बिलाखिर फैसला आ गया है। मारगला हिल्स से टकराने वाले तैयारे के हादसे में 152 कीमती जानें ज़ाया हुई। तहकीकात के मुताबिक हादसा ख़राब मौसम, पायलट की गलती और हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आया। इस्लामाबाद की कोर्ट ने निजी कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए 8 खानदानों को 5.4 बिलियन रुपये मुआवजा दिलाने का हुक्म दिया है, जहां निजी कंपनी की अपील खारिज हुई और ताख़ीर पर 10 लाख रुपये जुर्माना भी आयद हुआ। निजी कंपनी की तरफ से मुतासरा खानदानों को पहले कम मुआवजे पर दस्तखत के लिए मजबूर किया गया, फैसला आ गया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो सारी सिचुएशन है इसमें इंसाफ मिल पाए, कंपनसेशन है उसकी इंश्योर करना कितनी बड़ी इस वक्त हम देख रहे हैं कि चैलेंज होगा। हमाद रुहेला लीगल एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच हमाद। इस किस्म के जो सिविल क्लेम्स हैं उनमें क्या ये जो इतना डिले हमने देखा 15 साल का, ये मामूल की बात है? दूसरा, ये इतनी तवील अदालती कार्रवाई की वजह बेसिकली क्या बनी? पहले इस सवाल को ज़रा एड्रेस कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है, इसको एड्रेस करना चाहिए कि आखिर 15 साल क्यों लग जाते हैं लोगों को इंसाफ की उम्मीद बढ़ाने में, और उम्मीद के बाद अभी तक पेमेंट नहीं हुई। अभी देखते हैं कि उसमें कितनी लग्ज़िशें आए। बहरहाल सड़क पे जब आप चलते हैं तो हादसा वहां भी हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पूरी दुनिया में जहां जहां हवाई सफर किया जाता है वहां अक्सर ये खबर सुनने में आती है कि लैंडिंग के दौरान, टेक ऑफ के दौरान या परवास के दौरान कोई इशू सामने आया है। बदकिस्मती से इशूज का बाज़ औक़ात इतने बढ़ जाते हैं कि वो
प्रवास ताखीर कर जाती है, वो लैंड ही नहीं कर पाती और बहुत जानी नुकसान हो जाते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी ऐसी ही खबरें आती रहती हैं कि कोई ना कोई फ्लाइट में कोई ना कोई एरर आ गया है, और बाज़ औक़ात जैसा आपने अभी इस फ्लाइट का जिक्र किया कि वो बहुत फेटल भी हो जाता है। फर्क ये होता है कि बाकी दुनिया में इंसानी जान को, अपनी शहरियों के इंसानी जान को बहुत कीमती समझा जाता है। वहां पर कभी ऐसा वाकया अगर होता है तो लोगों में उम्मीद ज्यादा होती है कि वहां की हुकूमत, अदलिया और निज़ाम इंसाफ और स्टेट मशीनरी उनके साथ खड़ी होगी और यकीनी बनाएगी कि अगर कोई शायबा भी है कि किसी की कोताही की वजह से, नाअहली की वजह से यह हादसा आया है, तो बहुत जल्द उनको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ में कोई बेजा ताखीर नहीं होगी। हमारे आइन में आर्टिकल 9 में भी लिखा गया तो है कि हमारे शहरियों की जान बहुत कीमती है और उसको एक प्रोटेक्टिव दायरा भी उसके इर्द गिर्द खींचा गया है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। और ये आर्टिकल 9 वो है जिसमें अभी तक भी कोई अमेंडमेंट नहीं आई, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि आज भी हमारी गवर्नमेंट हमारी जान को कीमती समझेगी और हमारी जान की हिफाजत करने की कोशिश करेगी, अनलेस क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम बताई जाती है तो कोई अमेंडमेंट आ गई तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। लेकिन इस सूरत हाल में आज जो बात हम कर रहे हैं, किसी भी हादसे को सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट कह के बंद नहीं किया जा सकता, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे सूरत हाल में कोई ऐसा बड़ा हादसा जब हो जाता है तो वो रेगुलेटर का भी इम्तिहान होता है, एयरलाइन का भी इम्तिहान होता है और हमारे निज़ाम इंसाफ का भी इम्तिहान होता है। ये कलेक्टिव इम्तिहान होता है। इसके अंदर पासिंग मार्क्स तो सिर्फ उसी सूरत में आ सकते हैं कि रेगुलेटर यकीनी बनाए कि उस वाकये की जो तहकीकात की गई हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक की गई हैं और लोगों में ये उम्मीद जागी रहे। निज़ाम इंसाफ ने अगर पास होना है कि उनको इंसाफ मिलेगा, जल्द मिलेगा, बगैर किसी ताखीर के मिलेगा। और एयरलाइन की हद तक तो वो तब पास हो सकते हैं जब वो लोगों को ये यकीन दिलाएं और ये दिखाएं कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो सेफ्टी रिफॉर्म्स हैं, वो हादसात से पहले ही ले लिए जाते हैं, रिएक्शन के तौर पे नहीं लिए जाते। जिस फ्लाइट का आप जिक्र कर रही हैं, 15 साल पहले इसने टेक ऑफ किया था और 150 से ज्यादा खानदान के लोग थे इसके अंदर, मुसाफिर थे 150 से ज्यादा इसके अंदर, जो कि अपनी दुनियावी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने अपने सफर का इख्तिताम अपनी आखिरी मंजिल पे किया, लेकिन उनके लवाहिकीन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हम ये जरूर कह सकते हैं कि अदलिया ने कुछ हद तक अपनी साख बरकरार रखने की कोशिश की है। एक क्रैश लैंडिंग की है इस अपील के फैसले में, जहां पर एक भारी जुर्माना आयद किया गया है, बरकरार रखा गया है और उनके ऊपर कॉस्ट भी लगाई गई है जिन्होंने अपील फाइल की थी इस केस के खिलाफ। ये फ्लाइट, ये इंसाफ की जंग और ये अपील का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। लेकिन ये जो अपील का फैसला है ये दोहरी अहमियत इसलिए लगता है क्योंकि ना सिर्फ ये माजी में होने वाली नाअहली, कोताही, उसका तयन कर रहा है कि वो किसकी वजह से, अगर हम ये कहें कि कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी का कोई पहला एक ऐसा एक प्रेसिडेंट सेट की गई है तो ये गलत नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोहरी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ना सिर्फ ये माजी के मसाइल को हल कर रहा है, एक तयन कर रहा है कि किसकी गलती थी, नहीं होना चाहिए, और आने वाले वक्त के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, एक लाएअमल दे रहा है, एक मशले राह बनेगा कि अगर आइंदा खुदा न खास्ता ऐसे मामलात होते हैं तो उस सूरत में हमने क्या रास्ता लेना है। तो इसलिए ये जो अपील है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें एक तो ये पता चलता है कि जो अपील फाइल की गई ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ, कोर्ट ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज साहब की कोर्ट ने उस बारे में ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसके अंदर ना ही कोई इल्लीगैलिटी है, ना ही कोई इर्रेगुलरिटी है और ना ही कोई जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है, लिहाजा उस फैसले को बरकरार रखा गया। इस फैसले के अंदर दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कानूनी नुक्ते तो हैं ही लेकिन उनका माशरती असर भी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले इस अपील के अंदर एक मुकदमा ये बनाने की कोशिश की गई एयरलाइन की तरफ से कि ये जो क्रैश हुआ है इसमें एयरलाइन की गलती नहीं है, जो क्रू मेंबर्स थे वहां कॉकपिट के अंदर उनकी गलती है, उनकी वजह से ये क्रैश हुआ है। लिहाजा जो क्रू मेंबर्स थे, जो इनके एम्प्लॉइज थे, जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, उनके लवाहिकीन को भी इस मुकदमे का हिस्सा बनाया जाए और ये जो जुर्माना इन पे आयद किया गया है एयरलाइन के ऊपर, इसका कुछ हिस्सा उन लवाहिकीन से भी वसूल किया जाए। जी। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वाइकेरियस लायबिलिटी का कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो अपनी एम्प्लॉइज के
एक्ट्स के, ओमिशंस के डायरेक्ट जिम्मेदार होते हैं। अदालत ने इसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए इसको रीअफर्म किया है और इस चीज को डिसमिस किया है। लेकिन इसका जो माशरती पहलू है, वो जो सवाल है वो ये है कि जो करंट एम्प्लॉयज इस एयरलाइन में काम कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर कल को खुदा ना खास्ता वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो फिर उनके लवाहिकीन के साथ उनके एम्प्लॉयर्स क्या रवैया रखेंगे। आखिरी बात मैं एक कर दूं, जो इसके अंदर कॉस्ट इंपोज की गई है 10 लाख की, ये बहुत अच्छी बात है कि इसको ऑब्जर्व किया है अदालत ने कि जी बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर था, बड़ा फेयर ऑर्डर था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी, लिहाजा अपील और उसके बाद जो ताखीर हुई है वो मिला पैडे की वजह से सामने आई है। उसकी वजह से 1 मिलियन का जुर्माना किया गया है। ये 1 मिलियन का जुर्माना एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा हो सकता है, उसको असर रखता होगा, लेकिन इतने बड़े कॉर्पोरेट जाइंट के लिए जब आप जुर्माना करते हैं तो वो उसको देखते हुए वो जुर्माना करना चाहिए ताकि उस पर कोई असर हो। अच्छा, अब जो कंपनसेशन के लिए जो लायहा अमल होगा उसके लिए हमें किस हद तक वो रखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, तवक्कुआत रखनी चाहिए कि वो स्मूथली हो जाएगा? कुछ ऐसी जमानतें मौजूद हैं इस फैसले में? देखिए, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकता इस मामले में कि अभी भी कोई बहुत जल्दी ये जुर्माने की रकम अदा कर दी जाएगी और ये सफर यहाँ खत्म हो गया है। अभी भी हजारों लफ्ज़िशें हायल है जब तक जामाने में, तो हम नहीं कह सकते। जैसा मैंने कहा कि कुछ हद तक क्रैश लैंडिंग तो की गई है, कुछ तो साख को बरकरार रखा गया है, लेकिन अभी भी इनका सफर खत्म नहीं हुआ। ठीक, बहुत शुक्रिया हमाद रुहेला इस पर भी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में 25 दिसंबर की मुनासबत के हवाले से हम बात करेंगे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है। 25 दिसंबर को ही दुनिया भर की तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मुकम्मल मजहबी आज़ादी, अमन और जोश व जज्बे के साथ मना रही है। गिरजा घरों में दुआया तकरीबात हैं, गली मोहल्लों में खुशी और फ़ज़ा में भाईचारे का पैगाम है। ये है कायद का वो पाकिस्तान जहां आइन हर शहरी को अपने अकीदे के मुताबिक आज़ादी से जीने का हक देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मोदी के भारत में यही क्रिसमस खौफ, तशद्दुद और नफ़रत की अलामत बन चुका है, क्योंकि वहाँ इंतहा पसंदों ने इस मजहबी त्यौहार को जुर्म बना दिया है। भारत में हम देख रहे हैं अक़लियतों के साथ जो मामलात पेश आ रहे हैं, वो चाहे मुसलमान हो, मसीही बरादरी हो, हर तरह की मुश्किलात उनको फेस करना पड़ रही हैं। शर्मनाक और अफसोसनाक बात यह है नाजरीन कि मर्दों के साथ साथ अब हिंदू इंतहा पसंदी भारतीय ख़वातीन में भी सरायत कर चुकी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदुत्वा की हामी खातून क्रिसमस मनाती नाबीना मसीही बच्चियों पर तशद्दुद भी कर रही है और उन्हें खुली धमकियाँ भी दे रही है। ये सिर्फ चंद वाक़यात नहीं हैं, बल्कि पूरे भारत में बढ़ती मजहबी इंतहा पसंदी की ख़तरनाक तस्वीर है। मुसलमानों के साथ साथ अब दूसरी अक़लियतें भी इंतहा पसंदों के जुल्म सितम का निशाना बनने लगी हैं, लेकिन इस बदमाशी को रोकने वाला कोई नहीं। इस साल क्रिसमस के मौके पर कई भारतीय रियासतों में मसीही तकरीबात को इंतहा पसंदों ने निशाना बनाया और एक के बाद एक वीडियोज़ हमारे सामने आ रही हैं। गिरजा घरों पर हमले, स्कूल्स में तोड़ फोड़ और मजहबी गीत गाने वाले मसीहियों को धमकियाँ दी गई। राजस्थान, केरला, हरियाणा, उड़ीसा तक नफ़रत का ये जहर फैल चुका है। और सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे, वहाँ की कुछ ऐसी सेन माइंडेड जो हम देख रहे हैं, वहाँ की सेन वॉइसेस वो भी हमारे सामने आ रही है। ट्विटर भरा पड़ा है इस वक्त, जो भारत में रहने वाले ऐसे हिंदू हैं जो इस चीज़ को उजागर भी कर रहे हैं, जो इंसानियत का अलम आज भी उठाए हुए हैं, वो उसको उजागर कर रहे हैं। वहाँ के कुछ जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। सो हम सकते हैं कि इस वक्त भारत अक़लियतों को किस तरह से कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है और इनकी आवाज़ कौन सुनेगा? क्या इनका एहतसाब होगा? क्या भारत के हवाले से क्या हम देखेंगे आलमी फोरम्स वो इसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे? इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।